भारती यादव यूपी के दबंग और बाहुबली नेता डीपी यादव की बेटी और जेसिका लाल हत्याकांड में शामिल विकास यादव की बहन है। भारती 1998 में गाजियाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में एमबीए करने चली गई और वहां उसकी मुलाकात 25 वर्षीय नीतीश कटारा से हुई, जो उसका क्लासमेट था। नीतीश एक हंसमुख और जिम्मेदार युवक था। दोनों की दोस्ती जल्द ही गहरी हो गई और वही दोस्ती प्यार में बदल गई। नीतीश भारती के बैकग्राउंड को अच्छी तरह से जानता था, लेकिन उसे पता था कि भारती उसके घर वालों से अलग है। कुछ समय बाद जब नीतीश के पिता की तबीयत बिगड़ी तो उसने साल 2000 में एमबीए करने के बाद दिल्ली में नौकरी करने का निर्णय लिया। जबकि भारतीय घर लौट गई, उनकी मुलाकातें कम हो गईं, लेकिन उन दोनों के बीच बढ़ती इन दूरियों ने उनके प्यार को और मजबूत किया। साल 2000 में उनका प्यार परवान चढ़ने लगा और चिट्ठियों और फोन पर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। इस तरह उनका रिश्ता और भी गहरा होता गया। भारती यादव अक्सर नीतीश के लिए महंगे फूलों के गुलदस्ते और कार्ड्स भेजा करती थी। शुरू में ये गुलदस्ते छोटे होते थे, लेकिन जैसे जैसे उनका प्यार बढ़ा, गुलदस्तों का साइज भी बड़ा होने लगा। एक दिन नीतीश ने अपनी मां नीलम कटारा से कहा, मां, मैं जल्दी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन भारती के पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारती हमारे घर आए। नीतीश की मां भारतीय से पहले ही मिल चुकी थी और उसे उसमें कोई कमी नहीं दिखती थी। भारतीय में ना तो अमीर घर का घमंड था और न ही कोई दिखावा। उसकी शालीनता उसके परिवार से अलग थी। लेकिन जब नीलम को भारती के परिवार के बारे में पता चला तो वह चिंतित हो गई। उसे डर था कि भारती का परिवार, खासकर उसका भाई विकास यादव, जो जेसिका लाल हत्या केस में संलिप्त था, इस रिश्ते को कैसे देखेगा। डीपी यादव भारती के पिता उत्तर प्रदेश के दबंग नेता थे। 4 बार विधायक, 2 बार सांसद और 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके थे और लोग उनके नाम से ही कांपते थे। ऐसे परिवार से आना किसी भी व्यक्ति के लिए चुनौती थी, खासकर जब नीतीश का परिवार साधारण था। इन दोनों परिवारों के बीच की खाई बहुत बड़ी थी। एक दिन नीतीश की मां नीलम ने कहा, नीतीश, भारती तुम्हें जितने महंगे गुलदस्ते भेजती है, क्या तुम भी उसे वैसे ही भेज पाओगे? तुम्हारी पूरी सैलरी तो उन पर ही चली जाएगी। और ये भी सोचो, वह जिस परिवार से आती है, क्या वह हमारे साथ घुल मिल पाएगी? नीतीश ने अपनी मां को समझाया, मां, भारती वैसी नहीं है। उसे हमारा परिवार बहुत पसंद है। हम अमीर भले ही नहीं हैं, लेकिन हम एक साथ हैं। भारतीय को वो छोटी छोटी खुशियां आज तक नहीं मिली जो हमें मिलती आई हैं। नीतीश की बात सुनकर नीलम ने कहा, ठीक है, मैं डीपी यादव से मैं बात करूंगी। लेकिन नीतीश ने मना कर दिया। उसने कहा, भारती के परिवार वाले उसकी गैर बिरादरी में शादी नहीं होने देंगे। वह खुद अपने पिता से बात करेगी। बस अपने भाइयों के जाने का इंतजार कर रही है, ताकि वह बेझिझक अपने पिता से शादी के बारे में बात कर सके। कुछ समय बाद भारती के भाइयों को इस रिश्ते की भनक लग गई और वे नहीं चाहते थे कि यह रिश्ता आगे बढ़े। और इसी बीच नीतीश को भारती के परिवार से कई धमकियां मिलने लगी, लेकिन नीतीश ने हार नहीं मानी। दूसरी ओर भारती भी अपने पिता से बात करने का मौका ढूंढती रही, लेकिन वह अवसर उसे कभी नहीं मिल सका। 16 फरवरी 2000 को भारती यादव और नीतीश कटारा अपने कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की शादी में गाजियाबाद पहुंचे। शादी में भारती की मां, भाई विकास यादव, बहन भावना यादव और कजिन विशाल यादव भी मौजूद थे। वहीं नीतीश अपने दोस्त भरत दिवाकर के साथ टैक्सी से आया था। जैसे ही विकास और विशाल ने भारतीय को नीतीश के साथ डांस करते, फोटो खिंचवाते और मुस्कुराते हुए देखा, उनके मन में जलन होने लगी। विकास को नीतीश उनके परिवार की प्रतिष्ठा पर लगे दाग की तरह लगने लगा था। उसी रात विकास और विशाल ने तय किया कि इस दाग को मिटाना होगा, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। विकास और विशाल अपने दोस्तों के साथ शराब पीने गए, जबकि नीतीश और भरत खाना खाने में व्यस्त थे। लेकिन तभी अचानक भारती का कजिन विशाल यादव खाना खा रहे नीतीश कटारा के पास नशे की हालत में पहुंचा और नीतीश से उसका नाम पता पूछने लगा। नीतीश ने विशाल को नशे में धुत देखकर भरत दिवाकर से इशारे में कहा कि मैं जल्दी ही इससे छुटकारा पाकर वापस खाना खाने आता हूं। फिर विकास और विशाल ने नीतीश को टाटा सफारी में बिठा लिया। सफारी में उनके साथ सुखदेव पहलवान भी था, जो एक किराए का हत्यारा था। विकास ने उसे खास तौर पर नीतीश कटारा को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए बुलाया था। इसके बाद वे तीनों नीतीश को लेकर शादी वाली जगह से लगभग
80 किलोमीटर दूर बुलंद शहर की खुर्जा नाम की जगह पर ले जाते हैं। वहां वे ऐसे जगह पर रखते हैं जहां किसी का आना जाना नहीं होता। फिर नीतीश को लेकर एक पुल के नीचे जाते हैं और उसे बड़ी बेरहमी से पीटना शुरू करते हैं। उसे लगातार मारने के बाद भी उनका मन नहीं भरता। भारती का भाई विकास यादव तो गुस्से से आग बबूला हो गया था। उसके बाद वह अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालता है और उस पेट्रोल को नीतीश कटारा के ऊपर डालकर उसे आग लगा देता है। इसके बाद वे तीनों फरार हो जाते हैं। उधर गाजियाबाद में शादी के दौरान नीतीश के दोस्त उसकी तलाश में जुट जाते हैं। करीब 11-12 बजे के आसपास नीतीश खाना छोड़कर विशाल यादव के साथ बातें करने निकला था, लेकिन 2 घंटे बाद भी वह लौटकर नहीं आया। दोस्तों की चिंता बढ़ी और उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह उन्हें कहीं नहीं मिलता है। फिर रात के करीब 3 बजे भरत दिवाकर नीतीश के घर पहुंच जाता है और नीतीश की मां नीलम कटारा को बताता है कि नीतीश शादी में खाने की थाली छोड़कर किसी लड़के के साथ चला गया था और फिर उसका कोई पता नहीं चला। यह सुनकर नीलम कटारा चिंतित हो जाती है और तुरंत भारती यादव को फोन करती है, लेकिन भारती कहती है कि वह भी नीतीश को कई घंटों से खोज रही है। भारती नीलम कटारा से कहती है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, शायद नीतीश को मेरे भाई विकास और विशाल के साथ देखा गया था। भारती ने नीलम को अपने पिता डीपी यादव का फोन नंबर दिया और कहा, आप पापा से बात करें। नीलम ने तुरंत डीपी यादव को फोन किया, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाया। फिर भारती ने नीलम को पुलिस में शिकायत दर्ज कराने को कहा। जब सुबह तक नीतीश का कुछ पता नहीं चला तो नीलम हारकर गाजियाबाद के कविनगर थाने चली जाती है और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखती है। वह पुलिस को बताती है कि नीतीश को आखिरी बार डीपी यादव के बेटे और भांजे के साथ देखा गया था। इसके बाद 17 फरवरी को खुर्जा शहर में एक व्यक्ति को एक सुनसान पुल के नीचे बुरी हालत में एक लाश मिलती है। वह तुरंत पुलिस को सूचना देता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो वहां एक जली हुई लाश उन्हें मिलती है। कविनगर पुलिस स्टेशन में नीतीश की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के कारण पुलिस ने 20 फरवरी को नीलम कटारा को उस लाश की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद नीलम कटारा अपने परिवार के साथ उस लाश की शिनाख्त करने पहुंचती है। जब नीलम अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंची, उस लाश की हालत ऐसी नहीं थी कि कोई उसे देखकर यह बता पाता कि यह लाश किसकी है, लेकिन एक मां की छवि ने उसे पहचान लिया। लाश का एक बायां हाथ जलने से बच गया था और नीलम ने उसे देखते ही पहचान लिया। यह उनके बेटे नीतीश की लाश थी। पास में एक घड़ी भी मिली जो नीतीश की थी। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे की लाश को देखकर नीलम कटारा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और मन में प्रण लिया कि वह अपने बेटे को न्याय दिलाएंगी। नीलम जानती थीं कि अगर वह अभी टूट गईं तो वह अपने बेटे के लिए न्याय नहीं दिला पाएंगी। नीलम कटारा ने अपने परिवार के डॉक्टर से तुरंत पूछा कि दिल्ली में डीएनए टेस्ट कहां होता है। उन्हें डर था कि उनके बेटे नीतीश का मामला भी जेसी का लाल हत्याकांड की तरह न हो जाए, जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट में हेरफेर हुआ था। उन्हें यह चिंता थी कि दोषियों को बचाने के लिए शव को ही बदल दिया जाए, जिससे डीएनए टेस्ट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए उन्होंने पुलिस को स्पष्ट कर दिया कि लाश को गाजियाबाद नहीं बल्कि दिल्ली लाया जाएगा। काफी कोशिशों के बाद नीतीश का शव दिल्ली पहुंचा। नीतीश कटारा का डीएनए टेस्ट हुआ और यह पुष्टि हो गई कि लाश नीतीश की ही है। मामला मीडिया में तेजी से फैल गया क्योंकि आरोपी यूपी के बाहुबली नेता डीपी यादव के बेटे विकास यादव और उनके भांजे विशाल यादव थे। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा। एक ओर मीडिया की नजरें थीं, दूसरी ओर नीलम का परिवार, जिसमें कई अधिकारी रैंक के थे जो मामले को तेजी से सुलझाने का दबाव बना रहे थे। 17 फरवरी की शादी वाली रात कुछ लोगों ने नीतीश को विकास और विशाल के साथ टाटा सफारी में जाते हुए देखा था। पुलिस ने घटनास्थल के गवाहों के बयान लिए और फिर विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान की तलाश शुरू कर दी। 11 मार्च 2002 को नीतीश कटारा हत्याकांड में इस्तेमाल की गई कार बरामद की गई। इसके बाद 23 अप्रैल 2002 को विकास और विशाल को मध्य प्रदेश के डबरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों ने 25 फरवरी को अपने जुर्म कबूल कर लिए थे और उनकी बातें पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज की गईं, लेकिन कोर्ट में दोनों ने अपने बयान से मुकर गए। एक समाचार चैनल ने उनके कबूलनामे की रिकॉर्डिंग हासिल कर ली और उसे दिखाया, लेकिन बाद में किसी दबाव के चलते वह फिर से प्रसारित नहीं की गई।
क्योंकि यह मामला गाजियाबाद कोर्ट में चल रहा था, इसलिए डीपी यादव पैसे और पावर से अपने बेटे और भांजे को बचाने में लगे थे। उधर नीलम कटारा को विकास और विशाल यादव के खिलाफ केस लड़ने के लिए वकील नहीं मिल रहा था। जो वकील मिल रहे थे उन्हें डीपी यादव खरीद लेते थे। पैसों और राजनीतिक रसूख के चलते जो नीलम कटारा के वकील थे, उन्होंने महत्वपूर्ण गवाह भारती यादव को जानबूझकर गवाहों की लिस्ट से बाहर कर दिया था। वहीं साल 2002 से साल 2004 तक विकास यादव को छोटी मोटी बातों पर 66 बार जमानत मिली। नीलम जान गई थी कि अगर केस को यूपी से बाहर ट्रांसफर नहीं किया गया तो न्याय मिलना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की और 23 अगस्त 2002 को कोर्ट ने उनका पक्ष लिया। केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। यह नीलम के लिए एक बड़ी जीत थी। इसके बाद 23 नवंबर 2002 को कोर्ट ने विकास और विशाल के खिलाफ आरोप तय किए। तीसरे आरोपी सुखदेव पहलवान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया गया था, लेकिन उसका मामला अलग से चलाया गया। सुखदेव को 2005 में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने अपनी बेटी भारती यादव को नीतीश की लाश मिलने के बाद इंग्लैंड भेज दिया, क्योंकि उसकी गवाही नीलम कटरा के लिए बहुत अहम थी। कोर्ट में लगातार भारती की गवाही की मांग की जा रही थी। भारती यादव ने इंग्लैंड से नीतीश कटारा के भाई नितिन कटारा को कुछ ईमेल भी भेजे थे, जिनमें उसने अपने पिता डीपी यादव पर नीतीश की हत्या को मंजूरी देने का आरोप लगाया था। लेकिन इस पूरे मामले में गवाह ऐसा था जो नीलम कटारा के साथ अंत तक खड़ा रहा। उसका नाम था अजय कटारा। अजय ने न केवल जान से मारने की धमकियों का सामना किया, बल्कि उसके परिवार को कई बार जान से मारने की कोशिश की गई। उसने उस रात विकास यादव, विशाल यादव और सुखदेव पहलवान के साथ नीतीश को टाटा सफारी में जाते हुए देखा था। उसकी गवाही ने नीतीश को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कटारा परिवार को न्याय मिलने में मुश्किलें आ रही थीं, फिर भी नीलम कटारा ने हार नहीं मानी। उन्होंने बार बार भारती की गवाही के लिए अपील की, ये जानते हुए कि भारती अपने लोगों का ही पक्ष लेगी। आखिर कुछ दिनों बाद नीलम की मेहनत रंग लाई। भारती के पेश न होने पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया और उसका पासपोर्ट रद्द करने की बात कही। इसी बीच भारतीय का वीजा 30 नवंबर 2006 को समाप्त हो रहा था, जिससे उसे इंग्लैंड में रहना मुश्किल हो गया। मजबूरी में उसके परिवार को उसे भारत बुलाना पड़ा। आखिर 25 अप्रैल 2006 को भारती ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन उसने नीतीश के साथ अपने किसी भी रिश्ते से इनकार किया। जब नीतीश के भाई नितिन को भेजे गए ईमेल के बारे में पूछा गया, तो उसने कहा कि वह ईमेल उसने नहीं भेजे और ईमेल आईडी भी उसकी नहीं थी। लेकिन कोर्ट में उसने यह स्वीकार कर लिया था कि उसने नीतीश कटारा को उपहार और कार्ड भेजे थे। इसके बाद 2 अप्रैल 2008 से निचली अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई शुरू की। 23 अप्रैल को सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने नीतीश की हत्या को ऑनर किलिंग मानते हुए 28 मई को विकास और विशाल यादव को दोषी ठहराया। 30 मई 2008 को उन्हें अपहरण, हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। विकास और विशाल को बिना किसी छूट के 30 साल जेल में बिताने थे। फिर 10 जुलाई 2011 को सुखदेव पहलवान को भी उम्र कैद की सजा मिली, जिसमें उसे 25 साल जेल में रहना था। इस फैसले के बाद नीलम कटारा ने दोषियों के लिए फांसी की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की। उधर विकास और विशाल भी उम्र कैद के खिलाफ हाई कोर्ट गए, लेकिन हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही ठहराया और इसे ऑनर किलिंग ही माना। न्याय की यह लड़ाई अब भी जारी थी। हाई कोर्ट ने यह माना कि यह अपराध रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आता है, लेकिन दोषियों को फांसी से बचाते हुए कहा कि उनमें सुधार की संभावना है। हालांकि अंत में सत्य की जीत हुई और एक मां की जीत हुई। नीलम कटारा ने तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखी। इस घटना का उद्देश्य किसी को दुखी करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। धन्यवाद।